हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये अपने यूज में कैसे आएगा। जनरली बेटा इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। आपकी बात इजीली समझ में भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात पूछूं, चलिए, कि ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q0 आवेश है। इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा इस Q1 आवेश के द्वारा? तो आप कहोगे कि सर ये Q1 आवेश इस Q0 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और मान लो आपने इस बल को लिख दिया F01। F01 समझ रहे हैं? F0 का मतलब है Q0 चार्ज पर फोर्स कौन सी के कारण? Q1 के कारण। क्लियर? ये तो इसको नोटिफाई करने का मेथड होता है इसके नोमेनक्लेचर का, कि भाई फोर्स को कैसे लिखें। जैसे मैं लिख दूं कि F12, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। क्लियर? चलिए, अब ये बल तो आप मान लीजिए आपको डिस्टेंस दे दे। मान लो मैं ये कह दूं क्या ये पोजीशन वेक्टर है इसका, वो R01 वेक्टर है। R01 वेक्टर समझ रहे हो क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0 चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज। तो आपके लिए F01 बताना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ Q2 आवेश भी दे दूँ, यहाँ Q3 आवेश भी दे दूँ, और फिर आपको ये स्थिति सदिश इसका भी दे दूँ, इसका भी दे दूँ। बस एक रफली समझने की ट्राई करना। फिर मैं पूछूं कि इस पर नेट बल कितना लगेगा, Q0 चार्ज पर नेट बल कितना लगेगा। तो उसका क्या मेथड करोगे बताओ? कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस Q0 चार्ज पर नेट बल को नेट बल कितना लगेगा? एक बात बताइए, पहले तो इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाएगा कौन कौन? ये Q1 भी लगाएगा, ये Q2 भी लगाएगा, ये Q3 भी लगाएगा। सबका एक साथ नेट फोर्स कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। आप इंडिविजुअली पहले Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स कैलकुलेट करो, और उसके लिए आप कूलाम स्लो लगा लो, कूलाम का नियम लगा लो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही फिर Q2 के कारण कैलकुलेट करो, फिर Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल कैलकुलेट करो, फिर इन बलों का सदिश योग कर दो। इसी को बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बताओ, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या हुआ? मेरे को रफली एक आइडिया बताओ कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। क्या है बताओ बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत? मैं बता देता हूं। बाहुल आवेशों के किसी निकाय में, बाहुल आवेश समझ गए ना, बहुत सारे आवेशों जिसमें बाहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल इस आवेश पर प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, क्योंकि बेटा बल एक सदिश राशि है। तो सिंपल सा इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आई थिंक आपके बात समझ में आई होगी कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है बताओ? बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या मतलब है?
कि आपको कोई निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश दे रखे हो और किसी एक आवेश पर परिणामी बल पूछे, तो बहुत सिंपल है बेटा, एक एक के कारण बल निकालो। जैसे आपको इस क्यू नॉट पर चाहिए तो पहले Q1 के कारण निकालो, Q2 के कारण निकालो, Q3 के कारण निकालो, लेकिन केवल परिमाण मत निकाल लेना। बल सदिश राशि है, सदिश रूप में निकालो, फिर उनका सबका सदिश योग कर दो। इसी को बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? चलो इसको मैं आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना करके समझाने की ट्राई करता हूँ कि कैसे निकालेंगे, क्या है सारा सीन बताते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कोई XY रेफरेंस सिस्टम है, इसमें मान लो ये कोई Q1 आवेश है यहाँ पर, जिसका स्थिति सदिश है R1 मूल बिंदु के सापेक्ष। R1 भाई ये सदिश है ना, ये वाला, ये जो यहाँ मूल बिंदु से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया है, ये सदिश इस Q1 आवेश की स्थिति बता रहा है, इसलिए इसको इसका बोलते हैं स्थिति सदिश। ऐसे ही देखिए, ये कोई Q2 आवेश है, ऐसे ही मान लो ये कोई Qn आवेश है, n आवेश है, इसमें जनरलाइज लिख दिया है, n आवेश उपस्थित है। अब मैं आपको यहां कोई आवेश दे दूं और उस आवेश को लिख दूं Q0 आवेश, इस बिंदु पर कोई Q0 आवेश है। हाँ, इस Q0 आवेश पर परिणामी बल पूछ लो कि बताओ इस Q0 आवेश पर परिणामी विद्युत बल कितना लगेगा। तो मेरे को बताओ ये कैसे ज्ञात करोगे कि Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल कितना होगा। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, इस Q1 आवेश के सापेक्ष इस Q0 आवेश की स्थिति बताने वाला ये सदिश है, इस सदिश को आप क्या लिखोगे बताओ? R01। R01 का मतलब समझ रहे हो? Q0 आवेश का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। ऐसे इस Q2 के रेस्पेक्ट में इस Q0 का स्थिति बताने वाला ये सदिश, इसको मैं रेड पेन से बना देता हूं, ये वाला सदिश है, ये यहां से लेकर यहां तक का, ये इस Q0 का स्थिति सदिश है इस Q2 के रेस्पेक्ट में, जिसको मैं बोल रहा हूं R02 सदिश। ऐसे ही Qn के रेस्पेक्ट में इस Q0 का स्थिति सदिश ये वाला सदिश है, जिसको बोल रहा हूं मैं R0n सदिश। क्लियर? अब बेटा इस Q0 पर आपको नेट बल निकालना है। पहले तो ये बताओ ये Q0 पर बल लगाएगा कौन कौन? Q0 पर एक तो Q1 बल लगाएगा, तो आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करो। पहले Q1 के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो, फिर Q2 के द्वारा, फिर Qn के द्वारा, फिर सबका सदिश योग कर दो। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुत सारे आवेश दे रखे हो और किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है, तो एक एक आवेश के कारण बल ज्ञात करो और फिर उनका सदिश योग कर दो। चलो मैं लिख देता हूं, Q1 आवेश के द्वारा, Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। बताओ Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F01 वेक्टर फॉर्म में चाहिए क्योंकि फाइनली सदिश योग करना है। बताओ वेक्टर लगाते ही पहले तो परिमाण लिखो और फिर दिशा लिख दो। बताओ परिमाण बताओ, K दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम के नियम से K Q1 Q2 की जगह बेटा Q0 अपॉन R01 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कुछ बच्चे तो यही छोड़ देते हैं कि सर कूलॉम के नियम से बल ज्ञात कर दिया। अब बेटा इधर आपने सदिश लगाया है तो ये तो केवल परिमाण है, साथ में दिशा बताओ ये Q1 इस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा तो बल की दिशा ये नहीं आएगी क्या? F01 वेक्टर की दिशा ये आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि ये Q1 इस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा और कूलॉम कहता है कि लगने वाले बल की दिशा इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में होती है। बताओ क्या F01 बल है वो R01 सदिश की दिशा में नहीं है क्या? इसलिए आप यहाँ R01 का कैप चिपकाओगे। आपको मैंने पहले भी कई दफा कह दिया है कि इकाई सदिश एक्चुअल में दिशा को नियुक्त करने के काम में आता है। ये R01 कैप है ना बेटा, यहाँ इस F01 की दिशा बता रहा है। ये कह रहा है कि F01 बल की दिशा R01 वेक्टर की दिशा में है। ऐसे ही बताओ Q2 आवेश के द्वारा तथा Q2 आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल,
बताओ क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F02 क्या होगा, K Q2, बताओ Q2 और Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ R02 स्क्वायर, ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ फोर्स का, साथ में डायरेक्शन बताओ F02 की आएगी इधर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। बताओ क्या F02 की दिशा R02 की दिशा में नहीं आएगी क्या, तो आप यहाँ R02 का कैप लगाएंगे, ये लो R02 कैप, ये बेटा समीकरण 2। क्लियर। इसी प्रकार Qn आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगाया गया विद्युत बल, बताओ लगाया गया विद्युत बल याद करोगे तो इसको लिखोगे F0n समझ ही गए होंगे, Q0 आवेश पर n आवेश के कारण Qn आवेश के कारण लगने वाला बल। परिमाण बोलो Qn और Q0 के बीच का कूलाम के नियम से, K Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो केवल बल का परिमाण है। दिशा के लिए आप इकाई सदिश यूज करेंगे, क्या बताओ, बल की दिशा इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा में इधर आएगी F0n वेक्टर। तो बताओ क्या F0n की दिशा R0n के डायरेक्शन में नहीं आ रही है क्या, तो यहाँ R0n कैप लगाओगे, इकाई सदिश दिशा को व्यक्त करने का काम में आता है। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये तो इंडिविजुअल है, Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, Qn के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। अपने को ये थोड़ा चाहिए, अपने को नेट चाहिए, नेट इन सबके सदिशों के बराबर होता है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, बताओ Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल है वो क्या, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये नहीं कहता क्या नेट फोर्स है वो सबके वेक्टर सम F01 प्लस F02 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू F0n वेक्टर सबके सदिश योग के बराबर होता है। और ये सब इंडिविजुअल अपन ने कैलकुलेट कर लिया, F01 F02 और F0n सबकी वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 2 3 का मान, समीकरण 1 2 तथा 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर बताओ 1 2 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, F01 बोलो, K Q0 Q1 अपॉन R01 मैग्नीट्यूड स्क्वायर R01 कैप। इसके बाद में बोलो बेटा F02 का K Q0 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R02 वेक्टर स्क्वायर R02 कैप एंड F0n बोलो, K Q0 Qn अपॉन R0n मैग्नीट्यूड स्क्वायर R0n कैप, ओके, R0n कैप। अब बताओ आपको ये नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स में देखिए K Q0 सब में से कॉमन आ रहा है, इस टर्म में, इसमें भी, तो रिमेनिंग टर्म क्या क्या है वो लिखो, Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R01 वेक्टर स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R02 स्क्वायर R02 कैप एंड सो ऑन Qn अपॉन R01 वेक्टर स्क्वायर R0n कैप। F नेट इज इक्वल टू K Q0, इसको देखो मैं समीशन फॉर्म में लिख देता हूं, समीशन I फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन R0i वेक्टर्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर R0i कैप। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये समीशन फॉर्म में कैसे लिख दिया, हालांकि बेटा ये कभी भी थ्योरेटिकली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये कंसेप्ट पढ़ाया है, आगे मैं इस पर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको,
अब न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखना, किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है आप तो इतना सा ध्यान रखो, तो आप इंडिविजुअल उस पर जितने भी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं वो इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लो एक बार, और फिर उनका वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम आपको जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है कैसे करेंगे। क्लियर। ये समीशन फॉर्म कैसे बनाई, आई इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है बेटा, आई की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो ये बनेगा Q1 अपॉन R01 मैग्नीट्यूड स्क्वायर R01 का फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर ये समीशन साइन है ना वो प्लस ऑपरेट करता है, प्लस करेगा, इस समीशन का मतलब होता है प्लस। फिर आई की वैल्यू 1 से फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, लास्ट में n आएगी। 2 लिखोगे तो ये सेकेंड टर्म बनेगी, और लास्ट n लिखोगे तो ये लास्ट टर्म बनेगी। तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड शॉर्ट टर्म में लिख दिया है। हालांकि ऐसा थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एग्जाम्पल करवाते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, ए है, ए है। आपको कह देता है कि ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी स्थित है, इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है और इस पर भी क्यू आवेश है। फिर क्वेश्चन है शीर्ष ए पर स्थित, शीर्ष ए पर स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला, बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे देता है। अब बताओ आपको इस क्यू आवेश पर परिणामी विद्युत बल बताना है, खुद बताओ कैसे ज्ञात करोगे। इसके ऊपर परिणामी का मतलब इस पर एक ही नहीं और एक से ज्यादा आवेश बल लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर सबको पता है ये क्यू आवेश ये भी लगाएगा और ये क्यू आवेश ये भी लगाएगा, तो आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करो कि शीर्ष बी वाला ए पर कितना लगा, ए वाले पर कितना लगाएगा। तो मैं लिख देता हूं, शीर्ष बी पर स्थित, शीर्ष बी पर स्थित स्मॉल क्यू आवेश के द्वारा शीर्ष ए पर स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। बच्चों समझने की ट्राई करो, आपको क्यों इस क्यू आवेश पर परिणामी बल बताना है। परिणामी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, अपन तो केवल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम का नियम जानते हैं। तो आप एक बार इस क्यू के द्वारा इस पर लगाया गया बल ज्ञात करो। पहले तो बताओ ये क्यू इस क्यू को प्रतिकर्षित करेगा तो बल इधर लगेगा नहीं लगेगा, और उस बल को आप लिखोगे F1 लिख देता हूं मैं, मान लो कौन सा बल लिख दिया मैंने, F1। तो बताओ इस बल को मैंने F1 लिख दिया, तो केवल परिमाण बताओ एक बार। बल का परिमाण कूलाम के नियम से क्या आएगा, K Q1, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन R स्क्वायर, R की बजाय डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर, तो बल आएगा बेटा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो बेटा केवल परिमाण है। आपको पता है ना अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि एक एक का ज्ञात करो और फिर उनका सदिश योग करो, और सदिश योग करने के लिए दिशा की जरूरत है। F1 सदिश की दिशा वो आप लिख दो। F1 सदिश की दिशा क्या B से A की ओर नहीं होगी क्या, BA सदिश की ओर होगी, किधर होगी, BA सदिश की ओर। इसी प्रकार शीर्ष C पर स्थित स्मॉल q आवेश के द्वारा शीर्ष A पर स्थित स्मॉल q आवेश पर लगाया गया विद्युत बल। बताओ शीर्ष ए पर स्थित इस बिंदु आवेश पर लगाया गया विद्युत बल क्यों कितना आएगा इस स्मॉल क्यू आवेश के द्वारा। तो उसके लिए बताओ ये बल पहली चीज तो इधर प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, इसको मैंने बेटा F2 मान लिया।
F2 का एक बार आप तो परिमाण ही बता दो। कूलॉम के नियम से परिमाण आएगा K Q1, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, Q अपॉन R की जगह बेटा A, तो A स्क्वायर सोल्व करोगे तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये समीकरण दो। इसकी दिशा भी बताओ फटाफट, इसकी दिशा बताओ फटाफट बताओ। दिशा ही बेटा C से A की ओर, इसकी दिशा CA सदिश की ओर होगी जो चित्र में आपने दिखा रखी है। अब मैंने कहा था कि नेट बल इस पॉइंट, इस क्यू चार्ज पर नेट बल एक के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अतः एफ नेट, नेट बल है वो F1 सदिश और F2 सदिश के योग के बराबर होगा। अब बेटा मेन बात यही है कि इनका सदिश योग कैसे करोगे। दो सदिशों का सदिश योग करने के लिए आपको जूनियर क्लास में पढ़ा रखा है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इधर कि यदि आपको कोई ये कह दे कि ये कोई ए सदिश है, ये कोई बी सदिश है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों सदिशों के योग से जो सदिश आता है, ये वाला आर सदिश आपको याद आ रहा होगा, उस आर के परिमाण का सूत्र होता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। पता है ना आपको, 2ab कोस थीटा। ये आप जूनियर क्लास में पढ़ते हो। वैसा ही यहाँ है, इस एफ नेट फोर्स का यदि आपको परिमाण ज्ञात करना है, केवल परिमाण, तो वो परिमाण आएगा बेटा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा आपको पता है, आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण यदि 60 डिग्री का है, ये भी 60 का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 का। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। और बेटा ये यदि 60 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना आएगा, 60। तो बताओ F1 और F2 सदिश के बीच का कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। हर F1 का मान देखो इस समीकरण 1 से और 2 से, F1 का मान भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है, F2 का मान भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ F1 F2 के बराबर है। और F1 F2 के बराबर है तो बताओ नेट बल का परिमाण हुआ वो कितना आया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1, ये तो समझ रहे हैं ना F2 की जगह F1 क्यों लिखा है। F1 और F2 का परिमाण समान है बेटा, केवल फर्क दिशा का है। F1 स्क्वायर 2F1 F1 कोस 60, F1 और F2 के बीच का कोण है 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको सोल्व करोगे तो F नेट आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 रखो, ये 2 से 2 कैंसिल है, F1 स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट 3F1। यहां से बेटा जी आपके पास एफ नेट का परिमाण आ गया है। कितना परिमाण आ गया आपके पास में बताओ, रूट 3। F1 की वैल्यू आपको पता है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो बेटा केवल परिमाण है, ध्यान रखना। आपको परिणामी बल पूछा है, देखो क्वेश्चन में परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए, यार बल का मतलब है सदिश रूप, इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। बेटा जी एक बार फिर कह देता हूं, पहले भी ये बात बताई हुई है मेरी, फिर मैं आपको बता रहा हूं। यदि दो सदिश दे रखे हों और उनका परिमाण समान दे रखा हो, ध्यान से सुन लीजिए, दो सदिश दे रखे हों, उनका परिमाण समान दे रखा हो, तो इनके योग से जो सदिश मिलता है वो इनके बीच के एंगल को समद्विभाजित करता है परिमाण समान होने पर। समझ रहे बात को। तो सिचुएशन ये है, देखिए इस F1 और इस F2 दोनों का परिमाण समान है, इसलिए यदि आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो F नेट इनके बीच के एंगल को समद्विभाजित करेगा, इस दिशा में आएगा F नेट, इनके जस्ट बीच में से जाएगा परिणामी बल। तो मैं लिख देता हूं, F नेट की दिशा F1 सदिश व F2 सदिश के मध्य के कोण को समद्विभाजित करेगी, मध्य के कोण को समद्विभाजित करेगी। ऐसे क्लियर। ये एक एग्जाम्पल मैंने त्यारोपण के सिद्धांत पर बता दिया। चलो दूसरे एग्जाम्पल पर आता है। आप एक बात बताओ, मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, दूसरे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जी ये कोई मान लो माइनस क्यू आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है,
ये मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O होने का मतलब समझ गए ना, ये दूरी भी A और ये दूरी भी A, और यहां पर मैं कोई क्यू नॉट आवेश रख दूं इसके सेंटर पर, तो बताओ मध्य बिंदु O पर रखे, मध्य बिंदु O पर रखे क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या होगा। बताओ सेंटर पर रखे क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या होगा। वही बात बेटा, उसमें तो त्रिभुज पर रखे हुए थे, इसमें भी 3 आवेश है, एक पर पूछा है, तो बताओ इस क्यू नॉट पर बल कौन कौन लगाएगा। एक तो माइनस क्यू आवेश लगाएगा और एक प्लस क्यू आवेश लगाएगा। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश किधर बल लगाएंगे बताओ। चलो मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके फिर समझाने की ट्राई करता हूँ। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, सॉरी, और ये डिस्टेंस ए है इस बिंदु की, और ये डिस्टेंस भी ए है, और यहाँ क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। बताओ ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट को प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस वाला आवेश इस प्लस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। उस बल को बेटा मैंने नाम दे दिया है F1। क्या नाम दे दिया है? F1। F1 क्या है? F1 क्या है वो बताओ। क्यू प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। क्लियर? ऐसे ही बताओ ये माइनस क्यू आवेश है, ये इस क्यू नॉट आवेश को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा भाई, आकर्षित ही तो करेगा। माइनस क्यू धक्का थोड़ा मारेगा। इधर बल मत दिखा देना, गलत हो जाएगा भाई। इधर बल मत दिखा देना, गलत हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूं, ये माइनस क्यू आवेश है ना, ये इसको आकर्षित करेगा ना कि प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो बल F2 इधर ही आएगा बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भावों में बह जाते हैं, इधर लगा देते हैं F2। बेटा क्यू है ना, वो तो क्यू नोट को इधर प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस क्यू है वो आकर्षित करेगा। आपको इस क्यू नोट पर परिणामी बल चाहिए, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह किस पर बल लगाएंगे, ये दोनों। ये प्लस क्यू इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, और ये माइनस क्यू इसको आकर्षित करेगा इधर ही। तो बताओ नेट बल है दो सदिश। यदि मैं आपको ये कह दूं कि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो इस पर परिणामी इसी दिशा में कितना लगेगा? 15 न्यूटन। डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं समान दिशा में हो तो दो सदिश F1 और F2 दोनों समान दिशा में, तो डायरेक्टली ऐड नहीं हो जाएंगे क्या? मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन बता देता हूं, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है बेटा, अपलोड करने में परेशानी होती है। तो मैं बता देता हूं, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। डायरेक्ट ही परिमाण बता रहा हूं। बताओ ये दो डायरेक्ट ही ऐड क्यों हो गया? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 0। थीटा यहाँ 0 है F1 और F2 के बीच का, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, उसको सोल्व करोगे तो F1 प्लस F2 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही ऐड हो गया। तो बताओ F नेट इज इक्वल टू, F1 बोलो किस किस के बीच है? प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्यू नोट पर। F1 बताओ कितना? क्यू और क्यू नोट के बीच का बल है। क्यू और क्यू नोट के बीच का बल आएगा के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर प्लस, और इसमें बताओ बल कितना लगेगा? के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे माइनस क्यू ले लेते हैं। मैंने कूलॉम का नियम याद है क्या? के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। केवल परिमाण लेना होता है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता है। प्लस माइनस का फर्क एक्चुअल में बल की प्रकृति पर पड़ेगा कि आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है, और वो दिशा इफेक्ट करता है एक्चुअल में बल की। वो दिशा अपन ने पहले ही कंसीडर कर लिया कि F2 की दिशा इधर है, इधर थोड़ी ली है मैंने। देखो इस माइनस के आवेश के कारण ही तो इस क्यू नोट को इसने आकर्षित किया। तो बताओ इसको सोल्व करोगे तो नेट बल कितना आएगा? 2k क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर। ये तो केवल परिमाण है बेटा नेट बल का। दिशा बताओ, इसकी दिशा आएगी बेटा, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो दिशा बताओ किधर से किधर आएगी? बी ए सदिश की ओर। दिशा बी ए सदिश की ओर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। थैंक यू।